A+ चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम में, इंशाल्लाह आ जाएगा, आप अपनी मेहनत से लेकर आओगे। आज जो है 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए फिज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, शॉर्ट न्यूमेरिकल एंड लॉन्ग। चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। हर साल एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है और बच्चों को 5 नंबर फ्री के दिलाता है। तो भाई पढ़ लो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और आज जो है वो मुश्किल क्वेश्चन को हलवा क्वेश्चन बनाएंगे। क्या करेंगे आज जो है वो मुश्किल क्वेश्चन को हलवा क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलो आ जाओ। अब देखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि वो बच्चे जो कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो वेस्ट टाइम ना करें, क्योंकि हमारे जो हैं वो लाइव क्लासेस जो हैं वो हमारी स्टार्ट हो गई हैं। पूरे साल के लिए फ़ीस 4000 रखी हुई है और कुछ टाइम में ये फ़ीस बढ़ने भी वाली है, क्योंकि लाइव क्लासेस हो रही हैं, गेस्ट पेपर दे रहे हैं, पूरा पोर्टल दे रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी बैच को इनरोल कर लो ताकि लाइव क्लासेस मिलें। अच्छा, लाइव क्लासेस यहाँ पर नहीं आएंगी, वो बैच के अंदर आएंगी, वो ग्रुप्स में आपको मिलेंगी। तो जल्दी से जल्दी बैच इनरोल करो। और ये हमारा बैच नंबर 3 चल रहा है अभी, सही है, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। नंबर आ रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके इनरोल करना। इसी तरह से आपको तमाम सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी, बायो, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, फिज़िक्स, मैथ, इंग्लिश, सही है। तो आपने इन्हें फॉलो करना है। अच्छा, अब लिखा हुआ क्या है, डिफाइन। अच्छा, ये सवाल आ चुका है सन 2022 के बोर्ड एग्जाम में। जब ये बुक चेंज हुई थी तो ये सवाल आपसे पूछा गया था। डिफाइन एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स। सबसे पहले तो समझते हैं व्हाट इज फिजिक्स, क्योंकि हमने यहाँ पर ना सिर्फ सोल्यूशन नहीं देखना, व्हाट इज फिजिक्स सिर्फ सोल्यूशन नहीं देखना, हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है। क्योंकि सोल्यूशन तो मैं आखिर में भी चलाऊंगा, जब ये क्वेश्चन हो जाएगा तो भी चलाऊंगा, लेकिन यहाँ हमने कॉन्सेप्ट असल है जो क्लियर करना है कि आखिर फिजिक्स क्या होती है। सबसे पहले तो फिजिक्स जो है वो साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है। तो ये आपने वर्डिंग लिखनी है, जो कि हर बार बच्चे को जब भी खड़ा करो ना, व्हाट इज फिजिक्स, छूटते ही बोलेगा फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। सही, सब साइंस की फील्ड के लिए यही होता है। तो क्या हो गया, फिजिक्स इज द, मेरे साथ इस चीज को लिखना, ब्रांच ऑफ साइंस। सही है, ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि फिजिक्स जो है वो साइंस की हमारे पास क्या है, एक ब्रांच है। अब आखिर इसमें हम पढ़ते क्या हैं भाई। देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई घर है ना, कोई घर है। अब उस घर के बारे में आप कैसे बताओगे कि उस घर में रहता कौन है, उस घर की खसूसियत क्या है, उस घर में पानी आता है, बिजली आती है, गैस आती है या नहीं आती, है ना, यही सब बताओगे ना। तो इसी तरह से फिजिक्स में हम क्या करते हैं, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को। क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं आपके पास, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं आपके पास मास, ठीक है, लेंथ, टाइम और बहुत सारी होती हैं फोर्स। इन सबको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। इन सब क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने उठा लिया एक बॉक्स, हमने क्या उठा लिया, एक बॉक्स उठा लिया। अब ये बॉक्स ए है, इस बॉक्स पे कितनी फोर्स लग रही है राइट की साइड, कितनी फोर्स लग रही है लेफ्ट की साइड, कितनी फोर्स लग रही है अपवर्ड, कितनी फोर्स लग रही है डाउनवर्ड। इन सारी चीज़ों को हम कहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम फिजिक्स में स्टडी कर रहे हैं। और क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं, क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं। क्वांटिटेटिव स्टडी का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पर हम वैल्यूज़ भी निकालते हैं। देखो, वैल्यूज़ निकालते हैं ना कि फोर्स कितनी आएगी, मास कितना आएगा, एक्सेलरेशन कितनी आएगी, ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब देखो, साथ ही साथ इसमें हम पढ़ते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट मास इन टू एनर्जी एंड एनर्जी इन टू मास। सही है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि हमारे पास आ गई, वी स्टडी, यहाँ पे एक छोटा सा वर्डिंग और लिखो,
वी स्टडी फिजिकल क्वांटिटीज जैसे मास, लैंड, टाइम एंड फोर्स, डायग्राम मैंने आपको बना दी, और एंड हाउ टू कन्वर्ट मास इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू मास, ये चीज पढ़ते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, अब ये वाली जो आखिरी लाइन है ना, मास इनटू एनर्जी और एनर्जी इनटू मास, ये आप पूरे 4 साल इसी चीज को पढ़ते रहोगे। समझ लो, एक बच्चा जो 9 में आता है और सेकेंड ईयर तक पहुंचता है, वो भी बैचलर कर लेता है फिजिक्स में, लेकिन फिजिक्स के कौन सी हिस्से में बैचलर करता है, यानी यूनिवर्सिटी जाते हो ना फिजिक्स में डिग्री लेने के लिए, तो जो बच्चा 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ता है, एक तरह से उसे भी फिजिक्स की डिग्री मिल जाती है। कैसे मिलती है कि भाई वो फिजिक्स के बारे में डिटेल में तो नहीं पढ़ रहा होता, लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन सारी दे रहे होते। अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अगर आपने इस लेक्चर से लेकर मेरा सेकंड ईयर तक फिजिक्स का लेक्चर अच्छी तरह देख लिया तो आप फिजिक्स में बैचलर भी बन सकते हो इजीली। सही है। अच्छा, मास को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये कोयला मौजूद है, कोल मौजूद है, आप इसे क्या करोगे? फायर करोगे, जलाओगे, तो क्या मिलेगी आपको? एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ये मास एक तरह से कह लो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है ना, एग्जाम्पल के तौर पे। अब एनर्जी को मास में कैसे लाते हैं? देखो, कोयला 1 किलो कोयला, 2 किलो कोयला ऐसे ही लेकर आओगे ना मार्केट से। अब एनर्जी को मास में कैसे लाते हैं? पेयर प्रोडक्शन एक टॉपिक है हमारा आगे का, वो जब आएगा तो पढ़ेंगे, अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ। तो जब ये आता है ना, तो फिर इसके टॉपिक के ज़रिए से हम चेक करते हैं कि एनर्जी मास में कैसे कन्वर्ट हो रही है। ये काफ़ी मुश्किल टॉपिक है, तो आगे आपके पास आएगा। समझ गए? फिजिक्स समझ आ गई। अब देखो, एक चीज़ मैंने बोली थी फर्स्ट ईयर फिजिक्स पढ़ाते वक्त कि जहाँ कहीं भी मोशन हो रहा है वहाँ भी फिजिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ़ैन है, घूम रहा है ना, सर्कुलर मोशन स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर। आपका फ़ैन अगर घूम रहा है तो उसमें मोटर लगी हुई होगी, मोटर को स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर। अच्छा, आपके पास अगर करंट है, करंट में क्या चार्ज मूव कर रहा होगा, तो भी फिजिक्स में स्टडी करोगे आप। तो इस तरह से आपके पास फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे आगे जाकर। अच्छा, अब इसी तरह से फिजिक्स की ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस सुन लो कौन कौन सी होती हैं, याद रखना, अगर चाहो तो लिख लो। काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, और ये दोनों मिलके मैकेनिक्स बनाती हैं। सही है। न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, साउंड, इसके अलावा आपके पास जो है वो जियोथर्मल फिजिक्स, बहुत सारी फिजिक्स की ब्रांचेस हैं। इन्वायरमेंटल फिजिक्स, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास स्पेस फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, बहुत सारी फिजिक्स की ब्रांचेस हैं। उन इंपॉर्टेंट ब्रांचेस में से 3 यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनको पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कि हमारे पास आखिर ये एटॉमिक फिजिक्स क्या होती है। ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स क्या होती है, व्हाट इज एटॉमिक फिजिक्स, इसे पढ़ते हैं। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन सन 2022 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो बड़ा ध्यान देकर इसे करना है आप लोगों ने। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि एटॉमिक फिजिक्स क्या होती है। मैं आपको रट्टे नहीं लगवाऊंगा, हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। पहले वर्डिंग लिख लेते हैं। स्टडी अबाउट अबाउट कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब देखो, ये एटम आपकी जान नहीं छोड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में ये बार बार आपके सामने आ जाएगा। जैसे कोई सपना आ जाता है ना बार बार, कि खुदा ना खास्ता आपकी साइकिल खराब हो गई, मोबाइल छीन लिया घर वालों ने, इसी तरह से बार बार ये एटॉमिक फिजिक्स भी आपके सामने आ जाएगी। एटॉमिक फिजिक्स, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे? नहीं भाई, हम तुमसे नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? क्योंकि हम जो है वो जेनजी हैं। जेनजी डरते नहीं है किसी से। ठीक है, आ जाओ जेनजी। अच्छा, आप तो जेनजी से भी मेरे ख्याल से आगे के होगे ना हम पीछे जेनजी वाले। अब यहाँ पर आ जाओ, अब जेनजी भी बूढ़े होते जा रहे हैं, मजे की बात देखो। अब देखो, स्टडी अबाउट कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम है, बिल्कुल है। किस तरह का है? ये रहा न्यूक्लियस, ये रहे इसके इर्द गिर्द शेल, है ना, यही है ना एटम। ये क्या है हमारे पास? प्यारा सा एटम है। जो भी समझाऊंगा परेशान ना हो, डायग्राम बनाकर कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, परेशानी नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, एटम है हमारे पास, बिल्कुल सर आपके पास एटम है। क्या है ये हमारे पास? न्यूक्लियस है हमारे पास, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है हमारे पास। न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है? प्रोटॉन मौजूद होता है एंड
NEU न्यूट्रॉन मौजूद होता है। स्पेलिंग देख लेना अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो तो। अच्छा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मौजूद होता है। शेल्स में क्या मौजूद होते हैं? शेल्स में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, है ना। इस ही चीज के बारे में स्टडी करते हैं एटॉमिक फिजिक्स में। कोई मुश्किल बात एटम की स्टडी करना। अच्छा, एटम होता क्या है? स्मॉलेस्ट जो है वो हमारे पास यूनिट होता है किसी भी चीज का या किसी भी पार्टिकल का, ठीक है। हमारे पास कोई भी ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, हमारे यूनिट है हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट में जो सबसे छोटी चीज होगी ना वो होगा एटम। देखो अब आप सोचो, जरा दिमाग लगाओ, बिरयानी कैसे बनी? बिरयानी बनी कोरमे से, इसी की तात चावल से, मसालों से, है ना। सिंपल है भाई, बिरयानी तो सभी को पसंद है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में ही सबको पसंद है। अब एक बात सोचो, क्या बिरयानी सिंगल थी? नहीं ना, आपने मुख्तलिफ चीज़ों को मिलाया तो बिरयानी बनी। इसी तरह से हमारा जिस्म, ये हर चीज़ कैसे बनी? इसको तोड़ते रहो, पीसेस करते रहो। जब तोड़ते रहोगे तो एक स्मॉलेस्ट यूनिट की तरफ चले जाओगे, एक स्मॉलेस्ट चीज़ की तरफ चले जाओगे। वो जो चीज़ है वो एटम है जिससे वो बनी है, ठीक है। हमारी बॉडी को अगर आप जूम करते रहो, वैसे तो कोई ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं है जो एटम को दिखा सके, ये बात याद रखना। आपके पास ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं होता जो एटम को दिखा सके। ये तो स्टडी कर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट कर हमें पता चला है कि बीच में न्यूक्लियस है जो कि बहुत छोटा सा है न्यूक्लियस, और यहाँ पर हमारे पास ज़्यादातर मास है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। सही है, बात समझे? तो अगर हम तोड़ते रहेंगे किसी चीज़ को तो पता चलेगा कि न्यूक्लियस है हमारे पास एटम है। हमारे पास क्या है? एटम है। अच्छा, एटम के अंदर मज़ीद चीज़ें मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। अब एक बात बताऊं, इसके अंदर भी और चीज़ें मौजूद है, इलेक्ट्रॉन के अंदर भी और चीज़ें मौजूद है, मगर वो बहुत हाई लेवल की स्टडी है। अमूमन वो तो PhD के बाद वो स्टडी शुरू होती है, ठीक है। बात समझ आई? फील आया? मुश्किल क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन बना? बिल्कुल बना। चलो आगे चलते हैं। एटॉमिक फिजिक्स क्लियर हुआ, ठीक है। अब पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। बहुत नाम सुना होगा न्यूक्लियर, बहुत नाम सुना होगा न्यूक्लियर बॉम्ब, बहुत सुना होगा ना आप लोगों ने कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो देखो इधर लिखता हूँ मैं पहले, क्या पढ़ने जा रहा हूँ? न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। आपने बहुत नाम सुना होगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो गिरा दिया किसी ने किसी पर, न्यूक्लियर बॉम्ब इस कंट्री ने बना लिया, इस कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। आखिर ये न्यूक्लियर होता क्या है? ये न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? इसको पढ़ते हैं। स्टडी अबाउट अबाउट एटम न्यूक्लियस, fission and fusion reaction, structure of nucleus। अब देखो ये न्यूक्लियस है क्या, इस चीज को समझते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस होता क्या है इस चीज को समझते हैं, ताकि आप लोगों को ये डाउट जो है वो क्लियर हो। थोड़ा सा इसको सही लिख लेना, ठीक है। अब देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, देखो मैंने क्या लिखा है? स्टडी अबाउट एटम न्यूक्लियस या एटम्स न्यूक्लियस, फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब देखो ये बनाया था मैंने थोड़ी देर पहले, क्या? एटम, है ना। ये इसका शेल था, ये इसके शेल थे। इस चीज की स्टडी को करना, न्यूक्लियर की स्टडी को करना, NUCLER, इस न्यूक्लियर की स्टडी को करना, ये जो एटम के दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद है ना, इस न्यूक्लियस को स्टडी करना कि इसमें क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, इसमें क्या हो रहा है, इस चीज को स्टडी करना, इसी को कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल इस न्यूक्लियस में क्या हो रहा है? इस न्यूक्लियस की वजह से फिजन रिएक्शन होता है। फिजन रिएक्शन मतलब इसका दो न्यूक्लियस का मिलना है, ठीक है, दो न्यूक्लियस का। फ्यूजन में दो का मिलना, फिजन में इस न्यूक्लियस का टूटना, ठीक है। तो
तो इस बारे में, इस न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना प्यारे बच्चों कहलाता है न्यूक्लियर फिजिक्स। अब इसका कोई स्ट्रक्चर भी तो होगा ना, ये किस तरह का बना हुआ है भाई, हम सबको पता है ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलके बनता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके अंदर होते हैं, किसका कितना मास है, कौन किस तरह से बिहेव करता है, इन सब चीज़ों को हम कहाँ स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या करते हैं, इस सब चीज़ को हम न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करते हैं। चलो भाई प्यारे बच्चों को समझ आ गई बात, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब प्लाज्मा फिजिक्स पढ़ते हैं। प्लाज्मा, PLASMA, प्लाज्मा। मैं इसका ना प्रॉपर आंसर चला भी दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हो, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। द स्टडी ऑफ आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर। थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ ताकि समझा सकूँ। देखो, अब आयोनाइज स्टेट क्या होती है? आयोनाइज स्टेट जब आती है जब आपके पास एटम है, क्या मौजूद है, एटम मौजूद है ना, उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। देखो फॉर एग्जांपल ये फिर एटम आ गया, ज़्यादातर एटम के रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ मौजूद है क्या, हम सबको पता है यहाँ मौजूद है इलेक्ट्रॉन। क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बाहर की तरफ चला जाएगा, तो कौन सी स्टेट बनेगी, आयोनाइज स्टेट। जब ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाएगा तो कौन सी स्टेट बनेगी बेटा, आयोनाइज स्टेट बनेगी। इसी बारे में स्टडी को हम पढ़ते हैं किसमें, प्लाज्मा फिजिक्स में, कि किस तरह से प्लाज्मा बन रहा है, किस तरह से आयोनाइज स्टेट आ रही है, इस सब को स्टडी करते हैं। सही है, बात समझ आई। अब आगे चलते हैं कि डेंसिटी क्या है। अच्छा, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट पढ़ते हैं। सही है, मैं इधर पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्योंकि ना फिर वो फोकस ख़राब हो जाता है हमारा। फोकस ख़राब नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में। ज़िंदगी में एक कॉन्सेप्ट बनाओ कि फोकस ख़राब ना हो, हमेशा फोकस से पढ़ो। न्यूमेरिकल भी कराऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, FUN फंडामेंटल QUANTIES quantities and derived quantities। अच्छा, अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं, इस चीज को स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, बराबर में इसका, इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन चला होगा, तो वो सॉल्यूशन आप देख लेना। ठीक है, बराबर में अभी जो मैंने आपको चीज़ें समझाई उसका प्रॉपर आंसर चला होगा, इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर चला होगा, तो उस आंसर को अपने पास कॉपी में नोट डाउन करना। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब पढ़ते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है। दो हिस्सों में बांट लेते हैं बोर्ड को, ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। इस हिस्से में समझेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, और इस हिस्से में समझेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। हाँ, स्पेलिंग गलत लिखी है, QUANTI। ठीक है, चलो समझते हैं। देखो, फिजिक्स में आपके पास बहुत सारी क्वांटिटीज है। देखो, फिजिक्स में किस चीज़ को स्टडी कर रहे हो, सबसे पहले दिमाग को फ्रेश करो। पिछले क्वेश्चन से दिमाग को निकाल के अगले क्वेश्चन की तरफ ले आओ। जो चीज़ें दिमाग में घूम रही है ना, जिस चीज़ों से परेशान हो रहे हो कि यार जल्द से जल्द क्लास ख़त्म हो, मोबाइल चलाऊं, रील चलाऊं, इन चीज़ों को भूलो, क्लास में आओ दोबारा। देखो, फिज़िक्स में हमारे पास मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, फोर्स। तो इन क्वांटिटीज़ में से कुछ क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, कुछ ड्राइव हैं।
अब फंडामेंटल और ड्राइव में डिफरेंस क्या है? जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है, जैसे पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है ना, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको जो है अपने घर वालों की बात सुननी पड़ती है ना, पैसे चाहिए हो तो उनसे लेने पड़ते हैं। तो वो क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट है, आज़ाद हैं, यानी उस क्वांटिटी को लाने के लिए किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कहलाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या कहलाती हैं आपके पास? इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो मैंने इधर लिख दिया है आपके पास इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? आज़ाद। इसमें तो कोई किसी को मुश्किल नहीं होगी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अच्छा, ये डिपेंडेबल होती हैं। अभी मैं दिखाता हूं कैसे। डिपेंडेंट, QUANTITIES क्वांटिटीज, ये डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं, वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं। इंडिपेंडेंट। अब देखो, अगर ड्राइव क्वांटिटी बनानी है तो फंडामेंटल क्वांटिटी चाहिए होगी। बात समझना, यहीं पे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, चावल बनाने के लिए बिरयानी चाहिए? नहीं। चावल, अगर आपको सादे चावल बनाने हैं तो कभी किसी को बिरयानी से बनाते हुए देखें सादे चावल? फॉर एग्जाम्पल, आप राइस से तो बिरयानी बना सकते हो, बिरयानी, लेकिन क्या बिरयानी से राइस बना सकते हो? नहीं। क्या कर सकते हो? राइस से बिरयानी बन सकती है, चावलों से बिरयानी बन सकती है। क्या बिरयानी से सादे चावल बन सकते हैं? नहीं बन सकते ना। ठीक है, सादे चावल बनाने तो जैसे उबाल दो। तो इसी तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिलाओगे तो ड्राइव क्वांटिटी बन जाएगी, मगर ड्राइव क्वांटिटी से आप फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं बनाते। ये आज़ाद होती हैं, आज़ाद हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ के लिए आपको फोर्स की ज़रूरत है, एक्सेलरेशन की ज़रूरत है, वेलोसिटी की ज़रूरत है? नहीं। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 क्वांटिटीज होती हैं। वी हैव 7 फंडामेंटल, FUNDA, फंडामेंटल QUANTIES क्वांटिटीज। अब वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं? पहली लिख लो लेंथ, ठीक है। दूसरी लिख लो मास, लिख लो से मुराद ये यही होती हैं, मैं अपने पास से नहीं लिखवा रहा। तीसरी लिख लो टाइम। चौथी लिख लो टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कहीं का आपके पास बढ़ गया ना, टेम्परेचर, सही है, टेम्परेचर। उसके बाद आपके पास आ गई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कोई चीज कितनी मौजूद है, सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद आ गई करंट, उसके बाद आ गई ल्यूमिनस, MINOU, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। क्या आ गई आपके पास? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दिख तो रहा है ना आप लोगों को? हाँ, थोड़ा सा वो नीचे की तरफ चला गई, 7वीं क्वांटिटी थोड़ी नीचे की तरफ चली गई। यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि वो जगह नहीं थी ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब एक एक करके मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। इंटेंसिटी, सही है, इसे मिटा देते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं। अब देखो, समझो, लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर खड़े हुए थे, ए पॉइंट पे खड़े हुए थे, बी पॉइंट पर गए तो आपने क्या कवर की? बेशक लेंथ कवर की, तो ये सिंपल लेंथ हो गई। मास, कितना आपकी बॉडी के अंदर जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। देखो, मास क्या होता है? कितना आपकी बॉडी में सब्सटेंस मौजूद है, ये मास होता है, ठीक है। यूनिट इनके क्या होते हैं? इसका यूनिट होता है मीटर, इसका यूनिट होता है kg, इसका यूनिट होता है सेकंड। टाइम का तो ज़रूरी नहीं ना बताना, वक्त, सही है, टाइम हो गया। टेम्परेचर, इसका यूनिट होता है केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट होता है मोल, ठीक है। करंट, इसका यूनिट होता है एम्पियर। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है कैडेला।
ठीक है, यूनिट यानी इनको पहचानोगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है 1 मीटर, इससे आप सीधा पहचान जाओगे 1 है, ये मैग्नीट्यूड है। 1 क्या है? मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड यानी कोई चीज़ कितनी मौजूद है, उसका नंबर क्या है, ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। मीटर यानी लेंथ, तो हमने पहचान लिया, सही है। तो ये हो गई आपके पास कौन सी? फंडामेंटल क्वांटिटी। अब इससे ड्राइव क्वांटिटी बनाते हैं। ये तो बहुत सारी ड्राइव क्वांटिटीज तो मल्टीपल है, हज़ारों में कह सकते हो या कहीं 100 में तो कह सकते हो आराम से, सही। जैसे फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वॉल्यूम, प्रेशर, डेंसिटी, ये सब क्या है? ड्राइव हैं, यानी इन सब से मिलकर बनती हैं, सही है, बात समझ गए। अब देखो एक समझते हैं एग्जाम्पल, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अब देखना इनसे मिलके बनेगी, बल्कि एक्सेलरेशन ही वेलोसिटी लो, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी। वेलोसिटी v इज इक्वल टू m अपॉन टी। m क्या है? सॉरी, l अपॉन टी। l अपॉन टी, l क्या है? लेंथ। t क्या है? टाइम। तो क्या समझ में आया कि इन क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई, डिवाइड या कुछ कर रहे हैं तो ड्राइव क्वांटिटी बनकर आ रही है, इन क्वांटिटीज को यूज कर रहे हैं तो ड्राइव क्वांटिटी बनकर आ रही है। मगर हमने इन क्वांटिटी के लिए वेलोसिटी लिखी, एक्सेलरेशन लिखी, कुछ भी नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो मतलब ये आज़ाद हैं, ये कैद हैं। किन पे कैद हैं? इन पर कैद हैं। अगर मुझे ड्राइव क्वांटिटी बनानी है तो फंडामेंटल चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लो, फोर्स। क्या होती है फोर्स आपके पास, बताओ? F इज इक्वल टू एम ए, मास आ गया। एक्सेलरेशन को खोलोगे तो यही क्वांटिटीज निकल कर आ जाएंगी दोबारा। समझ में आ गई? तो समझ में आ गया ना, व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, व्हाट इज ड्राइव क्वांटिटी। इसको अपने पास लिख लेना, आंसर आपके पास बोर्ड पे चलेगा इसका, ठीक है। चाहो तो उसको भी अपने पास कॉपी कर लेना। वैसे इससे तो आपको सारी बातें डिटेल में समझ आ जाएंगी। आ जाओ प्यारे बच्चों, व्हाट इज डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी। आओ कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। आज सारा का सारा काम कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का ही है। अच्छा, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है पेपर में? क्वेश्चन ये आ चुका है सन 2023-25 के एग्जाम में, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, एग्जामिनर के दिल के करीब क्वेश्चन है। डिफाइन डेंसिटी विथ, सवाल को पूरा पढ़ना और पूरा सवाल लिख कर आना, ये नहीं कि सिर्फ डेंसिटी की डेफिनेशन लिख कर आ गए। एंड ऑल्सो राइट वेज ऑफ मेजरमेंट में MEALQREMENT, मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। आओ जाओ बच्चों, सन 2023 में आया, सन 2025 में आया, इंशाल्लाह सन 2027 में भी आएगा। छोड़ के जो बच्चा जाएगा नहीं पछताएगा, नहीं। कभी भी किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि आप पछताओगे, कभी भी नहीं कहना चाहिए। बस जो बच्चा छोड़ के जाएगा उसे बुरा लगेगा, एक ही बात रहेगी, पछताएगा, बुरा लगेगा। उसे बुरा लगेगा कि सर फैज़ की वीडियो देख ली होती, बात सुन ली होती, तो आज ये मुश्किल क्वेश्चन में हलवा क्वेश्चन बना लेता। तो मेरा काम ही ये है कि मुश्किल क्वेश्चनों को हलवा क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन का हलवा नहीं बनाना है, उनको हलवा बनाना है। देखो, आपने क्वेश्चन का हलवा बना दिया, यानी जो भी आया लिख दिया। क्वेश्चन को हलवा बनाना है, ठीक है। आ जाओ, डिफाइन डेंसिटी विथ फॉर्मूला। सबसे पहले तो ये करते हैं कि डेंसिटी क्या होती है, बाकी सारी बातें बाद में होती रहेंगी आराम से। डिफाइन, ठीक है। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। समझो, ये आपके पास मौजूद है, ये आपके पास मौजूद है एक क्यूब, जिसे हम बोलते हैं ए क्यूब, सही है। ये आपके पास मौजूद है, इससे बहुत अच्छा समझ में आएगा कि डेंसिटी क्या होती है। ये आपके पास मौजूद है बी क्यूब, ठीक है। ये दूसरा क्यूब मौजूद है, वो पहला मौजूद था, ये दूसरा मौजूद है, बी क्यूब। इधर
वॉल्यूम दोनों का सेम है, इसका भी वॉल्यूम है 3 मीटर क्यूब। याद रखना, जरा समझना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसका वॉल्यूम कितना था? 3 मीटर क्यूब। इसका भी वॉल्यूम था 3 मीटर क्यूब, दोनों का वॉल्यूम सेम था। अच्छा, अब इसमें मास देखते हैं कितना है। मास, इसमें हमारे पास सिर्फ एक प्यारा सा हमारा स्टूडेंट है, ये वो स्टूडेंट है जिसका A+ आने वाला है। इसमें हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं। अब बताओ डेंसिटी ज्यादा किसकी होगी? इसकी होगी, इसकी होगी। फॉर्मूला क्या है डेंसिटी का? फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, फॉर्मूले से समझना जरा। मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या बताती है कि कितना मास मौजूद है पर यूनिट वॉल्यूम में। मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपको जो है वो डेंसिटी बताती है। किताबी डेफिनेशन लिखूं, द टर्म डेंसिटी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ मास सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेफिनेशन क्या हुई डेंसिटी की? क्या हुई बेटा बताओ? डेफिनेशन बताओ डेंसिटी की क्या हुई? मास अपॉन वॉल्यूम। डेफिनेशन जल्दी बताओ, आप लोग मेरे साथ पार्ट लोगे तो पढ़ाने में मजा आएगा। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या हुई? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही हुई ना डेफिनेशन, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब जरा बताओ, इस वाले को चेक करो, इस वाले का डेंसिटी चेक करो। देखो याद रखना, अगर मास ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा आएगी। दोनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम में कोई गड़बड़ नहीं किया मैंने। अब लेकिन इसका क्या ज्यादा है? मास ज्यादा है। 3 बच्चे हैं ना, एक बच्चा लगा लेते हैं, एक का मास लगा लेते हैं 10 kg, तो 3 है ना, तो 30 kg हो गया। और यहां सिर्फ एक ही प्यारा सा बच्चा है हमारे पास, तो ये तो 10 kg ही है। तो यानी यहां मास ज्यादा है, यहां मास कम है, तो इसका मतलब है डेंसिटी यहां ज्यादा होगी। यहां डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तो डेंसिटी ज्यादा कहां होगी? देखो फॉर्मूला देखो, ये m क्या है, ये रॉ क्या है, ये डेंसिटी है, इसे कहते हैं रॉ, ठीक है। ये है हमारे पास मास, ये है हमारे पास वॉल्यूम फॉर्मूले में, सही है। अब देखना, अगर मास ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा आएगी। इसकी डेंसिटी निकालते हैं, V की डेंसिटी निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है? मास कितना है? 30, वॉल्यूम कितना है? 30, 3 है। तो क्या आया आपके पास? ये 3 के टेबल में 1 पर आता है, और ये कितने पर आता है? 10 पर। तो ये 10, अच्छा यूनिट देखो, यूनिट क्या होगा? kg पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, सही है। अच्छा, अब यहां निकालते हैं डेंसिटी। VA इक्वल टू मास कितना है यहां पर? 10, वॉल्यूम कितना है? 3, तो कितनी आई डेंसिटी? VA कितना आया आपके पास? कैलकुलेट कर लो, वैसे तो समझ में आ रहा है लेकिन जस्ट आसानी के लिए कर रहा हूं। आपके पास आया 3.33, तो डेंसिटी ज्यादा कहां आई? kg पर मीटर क्यूब। VB में डेंसिटी ज्यादा आई ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर मास ज्यादा होगा वहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पर मास कम होगा वहां पर डेंसिटी कम होगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मास बढ़ाऊंगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। अच्छा, एक और चीज समझना, अगर वॉल्यूम कम होगा तो भी डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो ना, कम जगह पर ज्यादा चीज आ रही है, कम जगह पर ज्यादा चीज आ रही है। जगह कम कर दूंगा तो भी डेंसिटी बढ़ जाएगी, और अगर जगह बढ़ा दूंगा और लोग भी बढ़ा दूंगा तो भी लोग बढ़ाऊंगा। याद रखना, अगर मैं लोगों को बढ़ाऊंगा तो डेंसिटी ज्यादा आएगी, लोगों को कम करूंगा डेंसिटी कम आएगी, वॉल्यूम को कम करूंगा डेंसिटी ज्यादा आएगी, वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा डेंसिटी कम आएगी। समझ गए? इस चीज को याद रखना। तो समझ गए डेंसिटी क्या होती है? अच्छा, यूनिट क्या होता है?
केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी को मुख्तलिफ तरीके से पता कर सकते हो, पानी की मदद से भी पता कर सकते हो डेंसिटी को कोई डेंसिटी मेजर करने वाली डिवाइस है उससे भी पता कर सकते हो, डेंसिटी को इस फॉर्मूले की मदद से पता कर सकते हो। किसी चीज़ का मास कैलकुलेट करो, वॉल्यूम कैलकुलेट करो, डिवाइड कर दो, डेंसिटी आ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फील आया? पढ़ने का मज़ा आया? यही चाह रहा हूँ कि आपको यही आए, मज़ा आए पढ़ने में। रट्टाफिकेशन ख़त्म करनी है भाई, रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए। अच्छा, अब इसे रिमूव करके अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन में हमने न्यूमेरिकल करना है, एक छोटा सा, एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इस साल के लिए। हर साल ही मैं ये न्यूमेरिकल देता हूँ आप लोगों को, कभी कभार आ जाता है कभी कभार नहीं आता वाला चक्कर है। टेस्ट वगैरह में तो अमूमन आता है ये। अच्छा, न्यूमेरिकल शुरू हो रहा है। आ वुडन piece is made in different shapes। एक मैं भी पूरा इस न्यूमेरिकल को लिखता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। टेक लेंथ L दे दिया आपको, कितना L यानी लेंथ है, फिर उसके अलावा आपको रेडियस दे दिया, रेडियस यानी R है, जो कि दे दिया 2 मीटर। कैलकुलेट वॉल्यूम, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एस, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है किस चीज़ का? स्पेयर का। अरे गलत, स्पेयर का, सिलेंडर का। सही है, मेरे साथ लिखते रहो ताकि टाइम ज़ाया ना हो। ABC लिखा है, लिखा है ABC। क्यूब का, क्यूब्ड, और D पैरामिड का, PRAMID पैरामिड। 3 चीज़ों का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अब देखो, कोई मसले वाली बात नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पेयर के वॉल्यूम को मैं फॉर्मूले यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना मुश्किल ना हो समझने में। देखो, स्पेयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है V = 4/3 पाई R क्यूब। सिलेंडर के वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है V = L क्यूब। क्यूब नहीं बल्कि सिलेंडर के वॉल्यूम, सिलेंडर का ये नहीं है। सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है पाई R² L। सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना फॉर्मूला क्या है? पाई R² L। अभी मैं सब कैलकुलेट करके बताता हूँ। क्यूब का वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है V = L क्यूब। पैरामिड के वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है L × W × H / 3। ये चारों के वॉल्यूम कैलकुलेट करने के मैंने फॉर्मूले लिख दिए। अब ज़रा कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे स्पेयर का, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। क्या है फॉर्मूला? V = 4/3 पाई R क्यूब। अब R की वैल्यू क्या दी हुई है? गिवन डेटा, सबके लिए सेम रहेगा। R की वैल्यू दी हुई है आपको 2 मीटर। देखो ये रही R की वैल्यू। रेडियस, लेंथ की वैल्यू भी दी हुई है 2 मीटर। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये आ गया आपका 4/3
3 पाई। याद रखना पाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है 3.142। आर क्या है 2। अच्छा अब क्यूब है, ये पावर में है, सही है। अब इन सबको एक साथ कैलकुलेट कर दो, 4/3 3.142 और 2 का क्यूब, तो ये आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम। सिंपल कैलकुलेटर होगा, 4/3 करो, 4/3 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब। एक मिनट, तो ये आ रहा है आपके पास 33.514 मीटर क्यूब। देखो इसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, 4/3 को डिवाइड कराना, सही है, और इससे मल्टीप्लाई करा देना, इसका क्यूब ले लेना, ये आपका जवाब फाइनल आ जाएगा 33। देखो इस तरह से होगा, ठीक है, मैंने डायरेक्ट करा लेकिन आप पार्ट्स में कर लेना। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है। अच्छा अब निकालते हैं सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, थोड़ी जगह वहाँ भी चाहिए होगी, V = पाई आर स्क्वायर एल। पाई क्या था 3.142, आर क्या था 2 और इसका स्क्वायर, और एल भी क्या था 2। तो ज़रा आप निकाल लो जवाब, 3.142 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, तो आएगा 25.136 मीटर क्यूब। याद रखना मीटर पे क्यूब जरूर लगाना। देखो स्पेयर इस तरह का होगा, ये तो सर्कल है, मगर 3D में देखोगे तो स्पेयर बनेगा। क्यूब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था ना आपके सामने, इस तरह वाला जो शेप था वो क्यूब था, सही। थोड़ा सा ये उल्टा लग गया, अच्छा। अच्छा अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अच्छा इसका सोल्यूशन नहीं चलेगा क्योंकि ये तो मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ ना। V = L क्यूब। अब L क्या है 2 और इसका क्यूब ले लो, तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब 8 मीटर क्यूब। तो आपने देख लिया कि शेप चेंज होता जा रहा है। देखो ये डिफरेंट शेप हैं, आप ये शेप सर्च कर लेना, ये तीनों शेप सर्च कर लेना, सही है। पिरामिड की शेप ऐसी होती है, ट्रायंगल बनाया, ये 2D है, अब इसको 3D में बना दो, इस तरह का होता है पिरामिड, इस तरह का होता है, देखा होगा ना, इस तरह का होता है पिरामिड। 3D में बनाओगे तो इस तरह का नजर आएगा, सही है, समझ में आ गया। अब बनाते हैं वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, रट्टा नहीं लगाओ, कंसेप्ट भी क्लियर करो। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, पिरामिड, तो V = L मल्टीप्लाई बाय H मल्टीप्लाई बाय W मल्टीप्लाई बाय H डिवाइडेड बाय। अब याद रखना ये L H W इन तीनों की वैल्यू 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, तो 8/3 कर लो, 8/3, तो ये आएगा V = 2.66 मीटर क्यूब। ये आ गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, सही है। देखो चारों वॉल्यूम निकाल लिए और चारों अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है। चारों वॉल्यूम आपके लिए मैंने निकाल दिए बोर्ड के ऊपर, ताकि आप लोगों का टेंशन ही खत्म हो जाए। अब इस चैप्टर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि बराबर में चल रहा होगा, उसको देखो, यहां लिख रहा हूं मैं। इस चैप्टर से लॉन्ग नहीं आता इसलिए लॉन्ग नहीं लिख रहा, ठीक है, आता तो लॉन्ग एक्सप्लेन करता। अब समझो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन।
कॉन्सेप्ट बेस्ड QUESTION क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन समझते हैं। अ स्टूडेंट मेजर द लेंथ, एक स्टूडेंट है, पूरा बराबर में चल रहा होगा, देखो। अ स्टूडेंट मेजर्स द लेंथ ऑफ अ टेबल, एक स्टूडेंट है जिसने टेबल की लेंथ मेजर की, इंची टेप से करी होगी। बट मेक स्मॉल मिस्टेक, मगर उसकी जो वैल्यू है वो गलत आई है। लेंथ उसने मेजर करी, समझो ये एक स्टूडेंट है, इसके सामने एक टेबल रखी हुई है, इस स्टूडेंट ने इस टेबल की लेंथ को मेजर किया, मगर इसने गलत मेजर किया, इसकी वैल्यू गलत आ रही है, इसकी वैल्यू रॉन्ग वैल्यू आ रही है इस बच्चे की। हाउ कैन दिस मिस्टेक अफेक्ट, अच्छा इस मिस्टेक से क्या फर्क पड़ेगा रिजल्ट पर, एंड वाई इज एक्यूरेट मेजरमेंट इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, और क्यों हमें किसी चीज को अच्छी तरह मेजर करना चाहिए। देखो अच्छा, अब इसने वैल्यू गलत कैसे निकाली होगी, या तो इसने मेजर सही नहीं किया, या इसने क्लास अटेंड नहीं करी, या तो स्केल जिससे ये मेजर कर रहा होगा वो ख़राब होगा, या इसने गलती से लिख लिया होगा, तो इस वजह से इसने वैल्यू गलत निकाली होगी, बराबर में लिखा हुआ भी है। अब अगर रीडिंग सही नहीं होगी फिजिक्स में, फॉर एग्जाम्पल अगर इसने लेंथ गलत निकाली, तो मैं आगे जाके वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूँ, तो लेंथ तो गलत निकली हुई है, तो वेलोसिटी भी गलत आ जाएगी, बाकी सारी चीज़ें भी गलत होती चली जाएंगी। तो इसका मतलब है स्टार्टिंग में अगर आपने गलती कर दी है तो वो गलती फिर कंटिन्यू रहेगी, आगे भी चलती रहेगी। तो आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में मिस्टेक से बचना है, स्टार्टिंग में गलती नहीं करनी है। स्टार्टिंग में अगर आपकी गलती हो गई, पूरा आपका गलत होता रहेगा काम, समझ गए। तो यही इस सवाल का जवाब था, जो मैंने बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया आपको। यहीं तक रखते हैं, हमारा ये टॉपिक एक्सप्लेन हो गया यहाँ पर। उम्मीद है मेरी बात आपको जो है वो समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर समझ ना आई हो तो पूछ लेना। ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स एंड मेजरमेंट का कंप्लीट टॉपिक। तो उम्मीद है बात समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर